हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय अब हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और ये आधुनिक भारत के इतिहास का आज ये पार्ट 2 है। कल हमारा 1 पार्ट कंप्लीट हो गया है जो कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन था, और आज ये सेकंड पार्ट है जिसमें भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए देखिए, इसमें जो बंगाल है सबसे पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। आइए इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। और ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत करिएगा। ऑल एग्ज़ाम के लिए और ऑल स्टेट के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 1 लाइनर बुक्स है, हालांकि यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स है और बहुत अच्छी बुक्स है। बहुत अच्छे से इसमें क्वेश्चनों को 1 लाइनर पर दिया गया है और इसको हम क्विक रिवीजन की तरह पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा क्वेश्चनों में। तो आइए देखते हैं जो बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में अंग्रेज़ों ने प्रथम कोठी कब और कहाँ बनाई थी? तो बंगाल में अंग्रेज़ों ने प्रथम कोठी जो है 1651 ईस्वी में हुगली में बनाई थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुर्शीद कुली खां जो है बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान तथा नायब गवर्नर का पद जो है किसने दिया था? तो मुर्शीद कुली खां को बंगाल के दीवान तथा नायब गवर्नर का पद जो है औरंगजेब ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? तो मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब शुजाउद्दीन बना था। घेरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच हुआ था घेरिया का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय या अंग्रेज़ों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी? तो बंगाल के नवाब अलवर्दी खां थे। इन्होंने यूरोपियों या अंग्रेज़ों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया था? तो हालवेल ने किया था। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीनगर की संधि फरवरी 1757 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी? तो ये सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है मुर्शीद कुली खान थे और ये 1717 ईस्वी में थे। उस समय जो है शासक मतलब फर्रुखशियर थे 1717 ईस्वी में। बंगाल के मतलब गवर्नर जो है मुर्शीद कुली खां थे, लेकिन भारत में जो है जो शासन चल रहा था उस समय फर्रुखशियर का चल रहा था और ये उत्तर मुगल काल का टाइम पीरियड चल रहा था। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, पहले इसका नाम मकसूदाबाद बनाई थी? तो मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई थी और इसका पहले नाम जो है मुर्शिदाबाद का मकसूदाबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां के बाद जो है बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला बने थे 1756 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो ये प्लासी का युद्ध था जो कि 23 जून 1757 ईस्वी में ब्रिटिश प्रभुत्व को जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे मानी जाती है? तो ये प्लासी का युद्ध ही माना जाता है। हालांकि एक ये षड्यंत्र था, इसमें मीर जाफर ने धोखा दिया था, तभी सिराजुद्दौला की हार हुई थी। लेकिन ब्रिटिश प्रभुत्व का जो है इसी युद्ध से प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी युद्ध का मैदान जो है कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि नादिया जिले में है। प्लासी की लड़ाई जो है किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। और सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो है किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में ही परास्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो यही मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। किसके अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर के नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था? तो के.एम. पडिक्कर इतिहासकार थे, उनके अनुसार यह ऐसा कहा गया था और ये हकीकत भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। और किसने कहा था? विलियम पिट द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना किस गवर्नर ने 1760 ईस्वी की क्रांति की संज्ञा दी थी? तो वेंसिटार्ड थे, इन्होंने 1760 ईस्वी की क्रांति की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक जो है शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर उस समय बंगाल का नवाब था, जो कि कठपुतली शासक कहा जाता था अंग्रेजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला जो है अवध के नवाब थे। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध को भारत में अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर के युद्ध को जो है अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से जो है सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेज जो है पूरी तरह से यहाँ राज करने में सफल हो चुके थे और पूरी तरह से उनका आधिपत्य जो है हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो यही बक्सर का युद्ध ही था, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अधिक प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। तो ये P.E. रॉबर्ट्स ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो मेजर हेक्टर मुनरो थे, जो कि अंग्रेजी सेना के अध्यक्ष थे और मीर कासिम की सेना को इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो ये 12 अगस्त 1765 को जो है इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी प्रदान की ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसे इलाहाबाद की संधि के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि जब हुई थी उसके तहत जो है इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो ये लॉर्ड क्लाइव को दिए गए थे।
लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में दिए गए थे। 1765 से 1767 ईस्वी तक, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव का शासनकाल था और 1765 में ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए, और खासी जो कि सिलहट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये भी जैसा मैंने बताया पहले कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। डेट सहित भी याद रखिएगा आप, क्योंकि कभी कभी डेट भी पूछ लेता है तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव, जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य हुई थी? तो क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी, जो कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां को बनाया था, और बंगाल के लिए जो है इनको जो है मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे बनाया था? तो बिहार का उप दीवान जो है राजा सिताब राय को बनाया था। मतलब मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खान को बनाया था, और इलाहाबाद में जो है जो रॉबर्ट बिहार का उप दीवान बनाया था, और बिहार में राजा सिताब राय को बनाया था। एक मिनट आगे देखिए, प्रमुख युद्ध तथा उनके वर्ष हैं। इधर प्रमुख युद्ध हैं, इधर समय है, और किनके मध्य जो है ये युद्ध हुए थे, इधर ये है। देखिए, जो अंबर का युद्ध हुआ था तो अगस्त 1749 ईस्वी में हुआ था, और ये मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब तथा फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य हुआ था। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, और इसमें जो है अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। आगे देखिए, जो वांडीवाश का युद्ध हुआ था तो ये जो है जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था, और ये अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी भी पराजित हुए थे। फिर बक्सर का युद्ध हुआ, जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ, और ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। और इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इसके बाद जो है इस बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेज़ों का आधिपत्य जो है पूरी तरह से इंडिया में स्थापित हो गया था। आगे देखिए, अभी तक हमने बंगाल पढ़ा, अब ये मैसूर है। मैसूर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। आइए इनके क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के पतन के बाद मैसूर जो है किस वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था? तो मैसूर जो है वाडियार वंश के जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैसूर राज्य का वास्तविक शक्ति जो है 18वीं शताब्दी में किसके हाथ में थी? तो सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंदराज के हाथ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार कब बना था? तो हैदर अली जो है डिंडीगुल का फौजदार 1755 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो फ्रेंच विशेषज्ञ की मतलब सहायता से जो है हैदर अली ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक कब बना था? तो 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बना था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली इसमें विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदर अली अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया था जिससे दोनों के लिए उभय निशस्त्र मराठे के विरुद्ध जो है परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे? तो ये मद्रास की संधि थी, जो कि 1769 ईस्वी में ये संधि हुई थी,
और इसके तहत जो है दोनों के उभयनिष्ठ शत्रु जो है मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का राजा कब घोषित किया? तो 1776 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का राजा जो है हैदर अली ने घोषित किया था। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? कौन सी संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो 1782 से 84 ईस्वी के पश्चात हुई थी और मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? तो ये अंग्रेज जनरल आयरकूट थे, जो कि 1 जुलाई 1781 ईस्वी में हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ये ब्रिटिश जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था? तो ये पोल्लीलूर में, जो कि हेक्टर मुनरो की सेना को इन्होंने हेक्टर मुनरो की सेना थी, जिसे ब्रिटिश सेना भी कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान ने इन्हें पोल्लीलूर में हराया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान में टीपू ने जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू ने जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान किस वर्ष पातशाह की उपाधि धारण की थी? तो 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने पातशाह की उपाधि जो है धारण की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है किसके साथ की? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है टीपू सुल्तान के साथ की। और कॉर्नवालिस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉर्नवालिस किस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि में कॉर्नवालिस ने ऐसा कहा था। और ये संधि जो है मार्च 1792 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो ये 4 मई जो है 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके शासक किसे बनाया था? तो कृष्णराज द्वितीय को बनाया था, जो कि वाडियार वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने किस मैसूर शासक के साथ सहायक संधि की थी? तो कृष्णराज द्वितीय के साथ इन्होंने सहायक संधि की थी। देखिए मैसूर युद्ध कब से कब तक हुए थे? तो 4 मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। इसमें मद्रास की संधि हुई थी, जो कि हैदर अली के साथ हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था और ये मैंगलोर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था और ये टीपू सुल्तान के साथ, जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान जो है पराजित हुए और वीरगति को प्राप्त हुए और उसके बाद जो है अंग्रेजों की इसमें विजय हो गई थी। तो 4 मैसूर युद्ध हुए थे। आगे देखिए फिर अवध है। अवध से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। आइए इनके क्वेश्चनों को भी हम कंप्लीट करते हैं।
देखिए, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शहादत खां बुरहान उल मुल्क को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहादत खां को किस मुगल शासक ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी? तो मोहम्मद शाह ने प्रदान की थी। और 1739 ईस्वी में शहादत खां की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब जो है सफदरजंग थे, जो कि अबुल मंसूर खां और शहादत खां की मृत्यु के बाद जो है अवध के नवाब सफदरजंग थे, और फिर उसके बाद जो है अबुल मंसूर खां और शहादत खां ये भी थे, जो कि शहादत खां के दामाद तथा भतीजा थे। सफदरजंग और ये अबुल मंसूर खां जो है, तो शहादत खां दामाद थे और जो अबुल मंसूर खां थे ये भतीजा थे। आइए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अवध में लखनवी तहजीब जो है किसके समय में विकसित हुई थी? तो अवध में जो लखनवी तहजीब थी ये सफदरजंग के समय जो है विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1754 ईस्वी में सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना था? तो सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब जो है शुजाउद्दौला बने थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के किस नवाब ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण प्रदान की थी? तो शुजाउद्दौला ने जो है शाह आलम द्वितीय को शरण प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था? तो शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध में 1764 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था? तो मीर कासिम का साथ दिया था 1764 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना था? तो आशुफदौला बने थे, जो कि 1775 से 1797 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी? तो आशुफदौला ही थे, इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध के किस नवाब ने वेले जली के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी? तो शहादत अली खां थे, इन्होंने वेले जली के साथ जो है सहायक संधि जो है स्वीकार की थी। और अवध का अंतिम नवाब कौन बना था? तो वाजिद अली शाह थे, और इनका कार्यकाल जो है 1847 से 1856 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में इसे अंग्रेजी राज में मिला लिया था? तो आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर जो है अवध को कुप्रशासन या कुशासन के आरोप लगाकर जो है 1856 ईस्वी में इसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध का कौन सा नवाब शायर और कथक नर्तक था? तो ये नवाब वाजिद अली शाह थे, ये शायर भी थे और कथक का नृत्य भी करते थे। तो ये अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी को विद्रोह में जो है विद्रोहियों ने किसे अवध का नवाब घोषित किया? तो बिरजिश कादिर को, जो कि वाजिद अली शाह के पुत्र थे, इनको जो है अवध का नवाब जो है घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो सरधना में करवाया था, और ये मेरठ के निकट है। बेगम शमरू कौन थी? तो ये सरधना की शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड शाम्ब्रे कौन थे? तो ये बेगम शमरू के पति थे, यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड। आगे देखिए, अब मराठा राज्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हैं, इन क्वेश्चनों को भी हम कंप्लीट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा राज्य से पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो है कौन पेशवा बना था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था उसके बाद पेशवा माधवराव बने थे, जिनका कार्यकाल माधवराव पेशवा का 1761 से 1772 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
माधवराव की मृत्यु 1772 ईस्वी के बाद जो है पेशवा कौन बना था? तो ये नारायण राव बने थे, जो कि माधवराव के छोटे भाई थे। नारायण राव की हत्या किसने करवाई थी? तो रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा भी कहते थे, उनके चाचा ने उसकी हत्या करवाई थी नारायण राव की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारायण राव की हत्या के बाद पेशवा कौन बना था? तो माधव नारायण राव बने थे, जो कि नारायण राव के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने ही किया था। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो ये रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच जो है सूरत की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1775 से 1782 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग थे। और क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1774 से 1785 ईस्वी के मध्य हुआ था। 1774 से 1785 ईस्वी जो है वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो उस समय गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग थे, क्योंकि इनका काल 1774 से 1785 तक था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो शालबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। और जो है इस संधि के साथ जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1803 से 1805 ईस्वी तक चला था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली थे या आर्थर वेलेजली, दोनों नाम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को जो है किसने पराजित किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने पराजित किया था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1817 से 1818 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीतियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू की थी। और पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय में शुरू हुई थी? तो बाजीराव प्रथम के समय में पिंडारियों की नियुक्ति जो है मराठा सेना बाजीराव प्रथम के समय जो है इनकी नियुक्ति शुरू हुई थी। आगे देखिए, मराठा तथा अंग्रेजों के मध्य महत्वपूर्ण संधियाँ, इधर संधियाँ हैं, इधर वर्ष हैं और इधर संधिकर्ता हैं, मतलब किनके किनके बीच हुई थी। तो जो सूरत की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में हुई थी और यह रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। शालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी और ये सिंधिया की मध्यस्थता में पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। बशीन की संधि जो कि 1802 में हुई और ये बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। फिर देवगांव की संधि जो हुई ये 1803 ईस्वी में हुई और भोसले तथा अंग्रेजों के बीच हुई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि या सुरजी अर्जन गांव की संधि दोनों बोला जाता है, तो ये 1803 ईस्वी में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में हुई थी और होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में भोसले तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। और फिर ग्वालियर की संधि हुई 1817 ईस्वी में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच हुई। पूना की संधि 1817 में ये भी हुई थी, लेकिन ये बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। और मंदसौर की संधि 1818 में हुई और ये होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुई। ये सारी संधियाँ हुई थी। आप इसको 1 से 2 बार रिपीटेड करके देखिएगा बार बार, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, आइए उनको क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करते हैं। हैदराबाद से जो रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए, हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश का संस्थापक कौन था? तो ये चिनकलीज खां थे।
और चिनकिलिच खां को किस नाम से जाना जाता है? तो निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। किस मुग़ल बादशाह ने निजामुल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी? तो मोहम्मद शाह थे, इन्होंने निजामुल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी। शूकरखेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1724 ईस्वी में निजाम मुल्क और मुबरिज खां के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिनकिलिच खां ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1724 ईस्वी में की थी। आगे देखिए, कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। आइए इन क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सादतुल्ला खां ने की थी। और सादतुल्ला खां ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? तो आरकाट में बनाई थी। किस ब्रिटिश गवर्नर ने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था? तो लॉर्ड वेलेजली थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नर थे। इन्होंने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था, लॉर्ड वेलेजली ने। आगे देखिए, रुहेलखंड राज्य है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अधिक क्वेश्चन नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा की घाटी में स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद खां बंगश ने की थी। आगे देखिए, पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखिए। इसमें जो है फर्स्ट शासक रणजीत सिंह थे, और रणजीत सिंह का कार्यकाल 1792 से 1839 ईस्वी तक था। इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 2 नवंबर 1780 ईस्वी में हुआ था। और रणजीत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो महासिंह इनके पिता का नाम था। महासिंह किस मिस्र से संबंधित थे? तो ये शुक्र झाकिया मिस्र से संबंधित थे। और रणजीत सिंह की उम्र जो है उस समय कितनी थी जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ था? तो 12 वर्ष की उम्र थी इनके जब इनके पिता का स्वर्गवास हुआ था। शुकेर चाकिया मिस्र का प्रभुत्व किस क्षेत्र पर था? तो रावी व चिनाब के बीच के क्षेत्र पर था। और महासिंह की मृत्यु के बाद शासन का कार्यभार किस माध्यम से होता था? तो प्रतिशासन परिषद के माध्यम से होता था। प्रतिशासन परिषद जो कि 1792 से 1797 ईस्वी में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें जो है प्रतिशासन, एक बार और इस क्वेश्चनों को देख लीजिए। प्रतिशासन परिषद जो कि 1792 से 1797 ईस्वी में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें जो है प्रतिशासन परिषद में रणजीत सिंह की माता शामिल थी, रणजीत सिंह की सास सदा कौर तथा दीवान लखपत राय जो है प्रतिशासन परिषद में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाहौर और अमृतसर पर किस मिस्र का अधिकार था? तो लाहौर और अमृतसर पर भंगी मिस्र का अधिकार था। आगे देखिए, किस वर्ष जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया? तो 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। जमान शाह की चिनाब नदी पर गिरी तोपों को निकलवा कर किसने वापस भिजवाया था? तो रणजीत सिंह ने भिजवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था? तो 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। पंजाब की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर जो है पंजाब की राजनीतिक राजधानी थी। और पंजाब की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो अमृतसर जो है इनकी धार्मिक राजधानी थी। रणजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा जो है किसने भेंट किया था? तो अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा ने इनको कोह-ए-नूर हीरा जो है भेंट किया था। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये 1809 में संधि हुई थी और मेटकाप एवं रणजीत सिंह के बीच हुई थी। आगे देखिए, डेट दे भी रखी है। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। आगे देखिए, किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं?
इसलिए दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ऐसा महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? तो विक्टर जाकमा ने जो कि फ्रांसीसी यात्री थे, इन्होंने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे और ये 1839 ईस्वी में शासन किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख राज्य के अंतिम राजा कौन थे? तो दिलीप सिंह थे, जिनका शासनकाल 1843 से 1849 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु 22 या 23 अक्टूबर 1893 को कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुई थी। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। लाहौर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो मार्च 1846 में सिखों एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी। भैरोवाल की संधि कब हुई थी? तो 1846 ईस्वी में हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे उस समय भारत के, जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, क्योंकि 1845 से 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848 से 1849 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। चिलियावाला युद्ध कब हुआ था? 1849 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य में कब किया गया? तो 1849 ईस्वी में पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब राज्य के विलय करने के बाद राजा दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया? तो इंग्लैंड भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की समिति कौन कौन थे? तो इसमें हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस थे और चार्ल्स ग्रेबिन मानसेल थे। अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो दिलीप सिंह से प्राप्त किया था। आगे देखिए, अमृतसर की संधि के बारे में, जो कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुई थी और ये सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी, जो कि लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी जिसमें रणजीत सिंह की तरह आक्रमण कर सके। और सतलज की पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए थे। उपरोक्त धाराओं का उल्लंघन करने अथवा मित्रता के सिद्धांत को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी, ऐसा कहा गया था। आगे देखिए, रणजीत सिंह द्वारा विजित क्षेत्र थे, तो इन्होंने मुल्तान को 1818 ईस्वी में विजित किया था, कश्मीर को 1819 ईस्वी में और फिर पेशावर को 1834 ईस्वी में इन्होंने विजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से कब और कहाँ मिले थे? तो 1831 ईस्वी में रोपड़ में मिले थे। और रोपड़ कहाँ है? ये पंजाब में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1838 ईस्वी की त्रिपक्षीय संधि किसके बीच हुई थी? तो ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह शुजा के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई थी और 1838 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, एक मिनट, रणजीत सिंह का प्रशासन देख लीजिए। रणजीत सिंह की सरकार को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता था? तो खालसा सरकार के नाम से जाना जाता था। और रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने मंत्रियों का सहयोग था? तो 5 मंत्रियों का सहयोग था। आगे देखिए, रणजीत सिंह के जो मंत्री थे, तो इसमें मुख्यमंत्री थे ये राजा ध्यान सिंह थे, विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन थे, रक्षा मंत्री थे वह दीवान मोहकम चंद्र और दीवान चंद्र मिश्र, हरि सिंह नलवा ये रक्षा मंत्री थे। एक बार और देख लीजिए इनके नामों को। जो रक्षा मंत्री थे दीवान मोहकम चंद्र और दीवान चंद्र मिश्र, हरि सिंह नलवा, ये तीनों रक्षा मंत्री थे। अर्थ मंत्री थे ये भगवान दास थे और सदर ड्योढ़ी थे। आगे देखिए,
पंजाब के डोगरे सामंतों में किन 3 भाइयों को राजा की उपाधि दी गई थी? तो ये ध्यान सिंह थे, गुलाब सिंह थे तथा सुचेता सिंह। इन 3 भाइयों को जो है राजा की उपाधि दी गई थी डोगरे सामंतों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने प्रशासकीय विभाग कार्यरत थे? तो 12 जो है प्रशासकीय विभाग जो है कार्यरत थे। 4 महत्वपूर्ण विभाग देख लीजिए। फर्स्ट है दफ्तर ए आवाब उल माल, जो है इस विभाग में भू राजस्व एवं अन्य आय के स्रोतों का विवरण होता था। सेकंड है दफ्तर ए तोहिजात, इस विभाग में राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था की जाती थी। और थर्ड है दफ्तर ए रोजनामचा, यह राजा के प्रतिदिन का व्यय रखता था। और लास्ट है दफ्तर ए मवाजाब, यह सैनिक विभाग व असैनिक कार्मिकों के वेतन का हिसाब रखता था। आगे देखिए क्वेश्चन, प्रांतों में बटे सिख राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो इस सूबा के नाम से जाना जाता था। रणजीत सिंह के प्रशासन में कुल कितने सूबे प्रमुख थे? तो 4 सूबे प्रमुख थे और उसमें लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? जो प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी था ये नाजिम कहलाता था। और सूबों का बंटवारा किस में किया गया था? तो परगने में किया गया था। परगने का प्रमुख कौन होता था? तो कारदार होता था। और कारदार का मुख्य कार्य क्या होता था? तो शांति व्यवस्था के साथ राजस्व एकत्रित करना जो है कारदार का मुख्य कार्य होता था। परगनों का बंटवारा किस में किया गया था? तो तालुक में किया गया था। और प्रत्येक तालुक में कितने मौजे या गांव होते थे? तो 50 से 100 मौजे गांव होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी? तो मौजा या गांव होती थी। आगे देखिए भू राजस्व व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन, रणजीत सिंह के प्रशासन में राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व ही था। और भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य द्वारा लिया जाता था? तो 33 से 40% जो है राज्य द्वारा लिया जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? तो प्रारंभ में जो भू राजस्व व्यवस्था थी ये बटाई प्रथा पर आधारित थी। बटाई प्रथा का प्रचलन कब तक चलता रहा? 1823 ईस्वी तक चलता रहा। और 1824 से 1834 ईस्वी तक भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था प्रचलन में थी? तो कनकूत व्यवस्था जो है प्रचलन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनकूत व्यवस्था भू राजस्व की वसूली की किस प्रकार से की जाती थी? तो इसमें जो है कर वसूली उपज के आधार बनाकर जो है नगद ली जाती थी कनकूत व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलामी योजना में क्या प्रावधान किए गए थे? तो इस योजना में जो है 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर वसूली का अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले को दिया जाता था। आगे देखिए सैन्य प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है? तो रणजीत सिंह के सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फौज ए खास या फौज ए आइन किस प्रकार की सेना होती थी? तो नियमित सेना होती थी। फौज ए खास का विभाजन किया गया था तो घुड़सवार, पैदल एवं तोपखानों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1822 ईस्वी में नियमित घुड़सवारों को प्रशिक्षित करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर किसने कहा था कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था। इनका कार्यकाल 1838 ईस्वी में था और इन्होंने रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर कहा था कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियमित पैदल सेना को प्रशिक्षित करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो इटालियन सेनापति बंतूरा की नियुक्ति की गई थी। और तोपखानों का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो इलाही बख्श को तोपखानों का प्रमुख नियुक्त किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोला बारूद और तोप खाने बनाने के लिए कहाँ लगवाए गए थे? तो लाहौर और अमृतसर में लगवाए गए थे। फौज ए बेकवायद जो है किस प्रकार की सेना होती थी? तो जो फौज ए बेकवायद होती थी अनियमित सेना होती थी। आगे देखिए न्याय प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूबे में सबसे उच्च न्यायालय किसका होता था? तो सूबे में सबसे उच्च न्यायालय जो होता था वो नाजिम का होता था। अदालत ए आला जिसे सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। रणजीत सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1839 ईस्वी में हुई। और रणजीत सिंह के बारे में किसने कहा था कि सारे पंजाब में उसे कुरूप व भद्दा व्यक्ति नहीं था? तो ये बैरन ह्यूगल ने ऐसा कहा था कि सारे पंजाब में उसे कुरूप व भद्दा व्यक्ति नहीं था। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो खड़क सिंह इनके उत्तराधिकारी बने थे। आगे देखिए, आगे तो हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि अब 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन है और 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन का पार्ट हम कल लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि फिर सारे क्वेश्चन हौच पौच भी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आज की लंबी हो गई है, काफ़ी क्वेश्चन है। तो आप इसको कई बार रिपीटेड करिए और कल इसका थर्ड पार्ट आधुनिक भारत का जो कि 1857 से रिलेटेड रहेगा उसका हम कल लेकर आएंगे। और आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैराथन के लिए, तो मेरी ये कोशिश है कि इस तरह से पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैराथन में क्या होता है कि 3-4 घंटे की वीडियो तो लेकर आएंगे, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन माइंड में रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है निकल जाएंगे। और जब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो दोबारा देखने का मन भी नहीं करता, इसलिए टॉपिक वाइज वीडियो है, तो इससे आपके टॉपिक वाइज सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी क्लियर होते चलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही। कल 1857 से रिलेटेड लेके आएंगे सारे क्वेश्चनों को, और आपको आपकी और कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मिस मत करिएगा क्योंकि मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आल एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।